नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज इस क्लास में दोस्तों डिस्कशन करेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। 50 एमसीक्यूज अपन इस सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। 50 क्वेश्चंस हमने पहले पार्ट में डिस्कशन कर लिए थे। अब आज इसमें डिस्कशन करेंगे सेकंड पार्ट में 50 और प्रश्न। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संविधान के इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं दोस्तों जो हमें सोने नहीं देते, और मेहनत आज की सफलता कल की। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों में समान रूप से, ऑप्शन डी है संयुक्त बैठक में। सही आंसर रहेगा धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी पहले का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक विचार कर सकती है? धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक विचार कर सकती है? 6 सप्ताह, 14 दिन, 1 माह या 3 माह तक? राइट आंसर है 14 दिन तक राज्यसभा विचार कर सकती है धन विधेयक पर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मनी बिल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक मनी बिल यह विशेष कानून है जो केवल कर लगाने, हटाने, सरकार द्वारा कर्ज लेने या देश की संचित निधि से धन निकालने व जमा करने जैसे वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ होता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। प्रस्तुति केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और इससे केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं, और इसका निर्णय कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। और राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा के पास इसे स्वीकार करने या बदलने की शक्ति नहीं होती। उसे केवल 14 दिन के अंदर अपनी राय भेजनी होती है, जिसे मानना लोकसभा के लिए ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, उन्हें इस पर अपनी सहमति देनी ही होती है। और धन विधेयक से संबंधित प्रावधान केवल लोकसभा को विशेष अधिकार देते हैं। तो ये था दोस्तों धन विधेयक। धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किए गए? तो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 280। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 266 में संचित नीति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 112? राइट आंसर है अनुच्छेद 267। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये अनुच्छेद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 265। वित्त आयोग का गठन राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 280 में इसके प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या निश्चित नहीं, राष्ट्रपति तय करते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष या 70 वर्ष? राइट आंसर है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष, और यहाँ पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 58 वर्ष? सही आंसर है इसका 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 141? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 245? उच्च न्यायालय, इसमें पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 124 एंड उच्च न्यायालय की स्थापना इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 214 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में एंड उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट प्रश्न, जनहित याचिका का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 32 व 226, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19? जनहित याचिका का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। जनहित याचिका न्याय की पहुंच हर नागरिक के लिए, अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान किए गए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था जनहित के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है एंड अनुच्छेद 226 है जो हाई कोर्ट से संबंधित है। इसके अनुच्छेद 26 में ये बताया गया है कि इसके तहत उच्च न्यायालयों में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। जनहित याचिका का अर्थ है समाज के पीड़ित या वंचित वर्ग की ओर से जनहित की रक्षा करना। भारत में PIL की शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। नियम में ढील, इसमें लोकस स्टैंडर्डाइज यानी केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है कि नियम को शिथिल किया गया है ताकि कोई भी जागरूक नागरिक समाज हित में याचिका लगा सके। जनहित याचिका से न्याय व्यवस्था बनी अधिक समावेशी और प्रभावी। तो जनहित याचिका से संबंधित अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, कनाडा से, अमेरिका से या आयरलैंड से? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा अमेरिका से ली गई। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा सिद्धांत दिया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा सिद्धांत दिया था?
ऑप्शन ए है मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड न्यायिक समीक्षा सिद्धांत, संघवाद सिद्धांत या पृथक्करण सिद्धांत। आप भी दोस्तों साथ साथ में अपना आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपको भी ये एक टेस्ट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर है सही इसका 35 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इंडेक्स, आप दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्यकाल और पद से हटाने से संबंधित प्रावधान, यहाँ पे एक साइड में अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्यपाल से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 153 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किए गए हैं कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153। अगला अनुच्छेद 154, इसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये बताया गया इसमें। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए योग्यता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल का पद धारण करने की शर्त है। अनुच्छेद 159 इसमें शपथ या प्रतिज्ञान, पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल शपथ लेता है। अनुच्छेद 160 इसमें आकस्मिक प्रावधान, जब राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान या दंड समान आदि की शक्तियाँ का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करना। अनुच्छेद 164 में बताया गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। एंड अनुच्छेद 174 विधानमंडल का सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना, ये प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधित करना और संदेश भेजना। अनुच्छेद 200 इसमें विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति या पुनर्विचार या रोक से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 में किए गए हैं। अनुच्छेद 201 इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होने वाले विधेयक आरक्षित करना, इसमें प्रावधान किए गए। तो ये थे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, नियुक्ति अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल अनुच्छेद 156 में बताया गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। और शपथ से संबंधित अनुच्छेद 159 में बताया गया है राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में समाधान, दंड सम्मान, दंड स्थगन एवं दंड परिवर्तन की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। भूमिका, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और संविधान के अनुसार कार्य करता है। तो ये थे दोस्तों राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स और आर्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष,
6 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 5 वर्ष सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन राज्यों में विधान परिषद यानी द्विसदनीय व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन बी है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, गुजरात। और ऑप्शन डी है तमिलनाडु और केरल। किन राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में विद्यमान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत या अनुच्छेद 365 के तहत? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे इसका सही है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 358? राष्ट्रीय आपातकाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है इसका अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365? राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 360। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। कुछ पॉइंट है यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। वित्तीय आपातकाल से संबंधित फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। और वित्तीय आपातकाल क्या है? तो जब भारत के राष्ट्रपति को यह संतोष हो कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख यानी क्रेडिट को खतरा उत्पन्न हो गया है, तब वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मुख्य विशेषताएं यहाँ पे प्रावधान अनुच्छेद 360 में बताया गया है। और घोषणा करने वाले राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से एंड अवधि अनिश्चितकालीन और लागू क्षेत्र पूरे भारत में। और वित्तीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपातकाल केवल भारत में ही लगाया जा सकता है, किसी भाग विशेष में नहीं। एंड सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। घोषणा की स्वीकृति सदन के दोनों सदनों द्वारा दी जाती है। ये आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले ले। एंड 5 पॉइंट है यहाँ पे, राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। राज्यों को वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्य के सभी वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने से संबंधित निर्देश दे सकते हैं। केंद्र सरकार सभी या किसी भी राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है। राज्य के मनी बिल से संबंधित प्रावधान में परिवर्तन के निर्देश दे सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। और महत्वपूर्ण नोट, अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया। एंड ये आपातकाल केवल वित्तीय स्थिरता और साख की स्थिति खतरे में रहती है तब ये लगाया जा सकता है वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको ये हमारा कंटेंट, हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप हमारे
परिवार का हिस्सा बनते हैं एंड हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग भी आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से मेहनत करें और नए नए टॉपिक लेके आते रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी। 3 बार यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो 3 बार। अब तक भारत में आपातकाल कब कब लगा और किस किस समय कौन पीएम थे उस टाइम और कौन उस टाइम प्रेसिडेंट थे? सबसे पहली बार आपातकाल बाहरी यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी चीन के युद्ध के कारण ये लगाया गया था। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक ये आपातकाल चला था, लगभग 5 वर्ष और 2 माह। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम थे और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और अनुच्छेद ये 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। सेकेंड बार लगाया गया ये भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण ये 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक चला ये एंड ये लगभग 5 वर्ष और 4 माह तक चला और उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी एंड उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और अनुच्छेद 352 के तहत। और तीसरी बार आप इंटरनल इमरजेंसी आंतरिक आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगभग ये 21 माह लगाया गया और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एंड राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और अनुच्छेद 352 के तहत। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है और आपातकाल का उद्देश्य देश की सुरक्षा, स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखना होता है, लेकिन नागरिक अधिकारों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लग जाते हैं। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। पहला चीन के युद्ध के समय बाहरी संकट 1962 में और दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध 1971 में बाहरी संकट एंड तीसरी बार आंतरिक संकट 1975 से 77 आंतरिक आपातकाल। और संविधान संबंधी तथ्य आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। ये अपन ने डिस्कशन कर ही लिया था दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है और अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लगाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक संसद की स्वीकृति के साथ बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या असीमित कुछ शर्तों सहित? तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, असीमित कुछ शर्तों सहित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। अब जान लेते हैं राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल्स के बारे में। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 352 से 356 में इसमें प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति शासन क्या है? जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस स्थिति में राज्य की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती है। लागू करने का आधार राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति को अन्य स्रोतों से यह संतोष हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी की जाती है। प्रभाव क्या होगा राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्यपाल राज्य के प्रशासन का संचालन करता है राष्ट्रपति के नाम पर और राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति वास्तव में राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाती है। राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद को प्राप्त हो जाती है और अवधि प्रथम बार 6 माह तक और उसके बाद में संसद की स्वीकृति के बाद अधिकतम 3 वर्ष तक और हर 6 माह में पुनः अनुमोदन आवश्यक है।
विशेष परिस्थितियों में इससे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम अवधि 6 वर्ष तक हो सकती है। संसद की स्वीकृति उद्घोषणा को 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक है। एंड लोकसभा भंग होने की स्थिति में राज्यसभा की स्वीकृति पर 30 दिनों तक प्रभावी रहती है और बाद में लोकसभा के पुनर्गठन के बाद 30 दिनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। फिर न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। यदि उद्घोषणा मनमानी या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो न्यायालय इसे निरस्त कर सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है, अब तक राष्ट्रपति शासन मुख्यतः अनुच्छेद 356 में यही प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान है। सबसे ज़्यादा उपयोग 1970 और 1990 के दशक में हुआ। इसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक तंत्र की बहाली करना, न कि राजनीतिक लाभ लेना। तो ये था दोस्तों राष्ट्रपति शासन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 75वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? राइट आंसर है इसका 73वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। और अपना क्वेश्चन भी 73वां है और पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय दर्जा संशोधन द्वारा मिला तो वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 75वें संविधान संशोधन द्वारा या 74वें संविधान संशोधन द्वारा या 76वें संविधान संशोधन द्वारा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अपना प्रश्न भी 74वां है और संविधान संशोधन भी 74वां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में? भाग 9 में, भाग 9A में, भाग 10 में या भाग 11 में? सही आंसर है इसका भाग 9 यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब जानते दोस्तों पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 9 में ये प्रावधान किए गए हैं। महत्व, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और प्रवर्तन 24 अप्रैल 1993। और इससे ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा एंड लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास को गति मिली। और इस संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज से संबंधित 243 में इसमें पंचायती राज की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 243A में ग्राम समाज से प्रावधान है। अनुच्छेद 243B में पंचायतों का गठन, 243C में आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 343D में पंचायतों की अवधि 5 वर्ष और अनुच्छेद 243E में पदों की अयोग्यता, F में सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान है और 243G में शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ, 243H में कर, शुल्क, उपकर लगाने की शक्ति, 343I में राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243J में लेखा और लेखा परीक्षा, 243K में राज्य चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। 243L में केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू प्रावधान, 243M में कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं और 243N में पूर्ववर्ती कानूनों का प्रभाव और 243O में
न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, पंचायती राज से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शक्तियों और जिम्मेदारियां, अनुच्छेद 243 जी, राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित 29 विषय पर शक्तियाँ प्राप्त है इनको। एंड मुख्य विशेषताएं, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम, मध्य क्षेत्र या जनपद और जिला, नियमित चुनाव 5 वर्ष में, आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति व महिलाओं के लिए, राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में, राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए, ग्राम सभा की मान्यता लोकतंत्र की नींव। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ग्राम सभा गांव की सभी मतदाताओं की संस्था जो पंचायत की योजनाओं की स्वीकृति निगरानी करती है। महिला आरक्षण, कुल सीटों और अध्यक्ष पदों से कम 1/3 आरक्षण। वित्त, पंचायत कर, शुल्क, उपकर लगा सकती है और राज्य से अनुदान प्राप्त कर सकती है। वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर राज्य को सिफारिश करता है। राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण और पर्यवेक्षण और निर्देशन करता है। न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, 243 ओ, पंचायत चुनावों का निर्वाचनों से संबंधित मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये था दोस्तों पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, नगर पालिकाएँ किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? नगर पालिकाएँ किस अनुसूची से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों की सूची से, पंचायती राज से संबंधित है या मान्यता प्राप्त भाषाएं या दल बदल कानून? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 280? निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है इसमें? सही आंसर है अनुच्छेद 224। ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रावधान इसमें अनुच्छेद 324 में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324? आंसर है इसका अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान किए गए। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 150 में या अनुच्छेद 76 में या 165 में? सही आंसर है अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान किए गए। ऑप्शन नंबर इसका
ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसने भारत की संचित निधि का संरक्षक कहा? डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। कैग को किसने भारत की संचित निधि का संरक्षक कहा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बाबा साहब ने ये कहा था कि कैग को भारत की संचित निधि का संरक्षक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1991, 1993, 1995 या फिर वर्ष 2000? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग किस अधिनियम के तहत गठित हुआ? आरटीआई अधिनियम 2005, लोकपाल अधिनियम 2013, आरटीई अधिनियम 2009, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। केंद्रीय सूचना आयोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 2011 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2013 में या वर्ष 2015 में? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2013 में। आप जानते हैं लोकायुक्त और लोकपाल महत्वपूर्ण बिंदु। लोकायुक्त का काम रहता है राज्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित संस्था, एंड इसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, ये राज्य का विषय है। इसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के तहत गठित किया जाता है। प्रत्येक राज्य अपने अनुसार लोकायुक्त की संरचना, शक्तियों और कार्य क्षेत्र निर्धारित करता है। यह मुख्यतः राज्यों के मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है और इसके निर्णय सलाहात्मक प्रकृति के होते हैं और अधिकांश राज्यों में इसके पास दंड देने की शक्ति सीमित होती है। लोकायुक्त होता है राज्यों में एंड लोकपाल होते हैं केंद्र में। लोकपाल केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित संस्था है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 में है। और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित, और ये प्रधानमंत्री यानी कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है और इसके पास जांच, समन जारी करने, दस्तावेज तलब करने तथा दोषी पाए जाने पर अभियोजन की सिफारिश करने की शक्ति है और इसके निर्णय बाध्यकारी प्रभाव वाले होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त में अंतर बताया गया यहाँ पे स्तर, तो लोकायुक्त राज्य स्तर पर और लोकपाल केंद्र स्तर पर। संवैधानिक प्रावधान, तो संविधान में प्रावधान नहीं है लोकायुक्त से संबंधित, और लोकपाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 में किए गए हैं। स्थापना राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा, और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। क्षेत्राधिकार में लोकायुक्त राज्य के मंत्री और विधायक एवं अधिकारी, एंड लोकपाल प्रधानमंत्री कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्रीय मंत्री और सांसद और केंद्रीय अधिकारी। शक्ति सीमित और सलाहात्मक, और लोकपाल की शक्ति व्यापक, जांच एवं अभियोजन की सिफारिश। निर्णय की प्रकृति सलाहात्मक, और लोकपाल के बाध्यकारी प्रभाव। महत्वपूर्ण तथ्य, लोकपाल का गठन भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एवं स्वतंत्र और प्रभावी संस्था के रूप में किया गया है।
लोकायुक्त प्रत्येक राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों संस्थाएं सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक है। तो ये था दोस्तों लोकायुक्त और लोकपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368 या 372? वेरी इंपॉर्टेंट। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल सही है यहाँ पे। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संशोधन का अर्थ है संविधान में परिवर्तन करना या किसी प्रावधान को जोड़ना, हटाना या बदलना, ये संशोधन प्रक्रिया। संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा संविधान में संशोधन कर सकती है। कोई भी सदन संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक साधारण बहुमत से पारित नहीं होता है। प्रत्येक सदन में इसे विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी क्या है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा, संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और केशवानंद भारती केस, ये भी डिस्कशन करेंगे 1973 क्या है ये। राज्यों की स्वीकृति कब आवश्यक है? यदि संशोधन निम्नलिखित से संबंधित हो तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है राज्यों के मामले में। तो संघ और राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का वितरण हो उस टाइम राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों और राज्यों का प्रतिनिधित्व एंड अनुच्छेद 368 में संशोधन, इसमें राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है इन पॉइंट्स में। अब तक के तथ्य, पहला संविधान संशोधन 1951 और अब तक 100+ संशोधन हो चुके हैं और हाल का संशोधन 106वां संशोधन 2023। संविधान के कुछ प्रावधानों को केवल संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति इसे वापस नहीं भेज सकते, सामान्य विधेयक की तरह नहीं। संशोधन के बाद यह विधेयक संविधान का हिस्सा बन जाता है। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की रीड है। अब जानते हैं केशवानंद भारती केस 1973। याचिकाकर्ता स्वामी केशवानंद भारती और किसके विरुद्ध? केरल राज्य और भारत संघ। सुनवाई की अवधि 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 68 दिनों तक चली और निर्णय की तारीख 24 अप्रैल 1973। केस की पृष्ठभूमि क्या थी? तो केरल सरकार ने केशवानंद भारती के आश्रम की भूमि का अधिग्रहण किया। स्वामी जी ने इसे चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस केस में संविधान के 24वें, 25वें, 26वें और 29वें संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई एंड जिनके द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को और बढ़ाया गया था। मुख्य प्रश्न, क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी असीमित संशोधन कर सकती है? यह निर्णय भारतीय संविधान की सुरक्षा का आधार बना और संविधान संशोधन की शक्ति पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया गया। यह केस क्यों महत्वपूर्ण? इस निर्णय ने भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को स्थापित किया। मूल संरचना सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या बदल नहीं सकता। संविधान की मूल संरचना के महत्वपूर्ण तत्व संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्र और लोकतंत्र,
धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, संघवाद यानी फेडरलिज्म, शक्ति का विभाजन, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, संसदीय प्रणाली और व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। डिसीजन 7 न्यायाधीशों की बहुमत से निर्णय दिया गया। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। 24वां, 25वां और 29वां संशोधन अधिनियम वैध पारित किए गए और 26वां संशोधन कुछ हिस्सों में असंवैधानिक घोषित किया गया। और ये केस भारतीय संविधान के इतिहास में मील का पत्थर है। तो ये था दोस्तों केशवानंद भारती केस 1973 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है? कठोर, लचीला। ऑप्शन सी है कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण। ऑप्शन डी है पूर्णतः लचीला। तो राइट आंसर है इसका 88 में ऑप्शन नंबर सी, कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। ऑप्शन सी पंचायती राज संशोधन। ऑप्शन डी आपातकालीन संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है इसका लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले परिचय। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को आपातकाल 1975 और 77 के दौरान पारित किया गया। पारित की तिथि 18 दिसंबर 1976। इसे संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है और इसका उद्देश्य संविधान को अधिक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और मजबूत बनाना तथा केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाना। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये। पहला पॉइंट है प्रस्तावना में परिवर्तन, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता जैसे शब्द इसमें जोड़े गए। सेकंड पॉइंट है केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि, राज्य सूची के कई विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे न्यायपालिका की शक्तियों पर अंकुश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति सीमित की गई। चौथा पॉइंट है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A का समावेश किया गया। पांचवा बिंदु है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने का प्रयास किया गया। पॉइंट 6 है यहाँ पे आपातकाल संबंधी प्रावधानों को सुदृढ़ किया गया, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360। सातवां बिंदु यहाँ पे अनुच्छेद 368 में संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। और आठवां बिंदु है अखिल भारतीय सेवाओं की सुरक्षा को मजबूत किया गया, अनुच्छेद 312। एंड नौवां बिंदु यहाँ पे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभाओं और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया और बाद में वापस 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और 10वां बिंदु यहाँ पे अनुच्छेद 39A जोड़ा गया और सम्मान, न्याय और मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान। कुल प्रभाव, इस संशोधन ने केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया और संशोधन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद संशोधनों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 44वां 1976 में, वर्ष 1978, वर्ष 1980 या 1985। 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ आप बताएं। सही आंसर इसका 1978।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब जानते हैं 44वां संविधान संशोधन से संबंधित बिंदु। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और उद्देश्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बढ़ाई गई कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाना और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करना। और 44वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान, इसमें 10 प्रावधान कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 352 में संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकेगा। दूसरा इसमें बिंदु है अनुच्छेद 356 में संशोधन राज्य आपातकाल से संबंधित है। ये अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य को नोटिस देना आवश्यक है और संसद की स्वीकृति 2 महीने के भीतर आवश्यक है। तीसरा बिंदु है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा। और अनुच्छेद 20 है राइट टू लाइफ और 21 है पर्सनल लिबर्टी की रक्षा। चौथा पॉइंट यहाँ पे है अनुच्छेद 368 में संशोधन संविधान संशोधन का ये अनुच्छेद है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। पांचवा बिंदु है यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष किया गया। पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष किया गया था, उसको घटाकर 5 वर्ष किया गया वापस। छठा बिंदु यहाँ पे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। सातवां बिंदु है मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को पुनः मजबूत किया गया। और आठवां बिंदु यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा। न्यायपालिका की शक्तियों और स्वतंत्रता को संरक्षित करने के प्रावधान किए गए। नौवां बिंदु है इसमें नागरिकों के कर्तव्यों का समावेश। अनुच्छेद 51(a) में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और जिससे नागरिकों के प्रति 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। 10वां बिंदु है इसमें आपातकालीन प्रावधानों का नियंत्रण। आपातकाल की घोषणा, विस्तार और निस्तारीकरण की प्रक्रिया को अधिक कठोर और पारदर्शी बनाया गया। निष्कर्ष 44वें संशोधन लोकतंत्र की रक्षा, नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो यह था 44वां संविधान संशोधन 1978। अब जानते दोस्तों संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं और ये मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(a) में दिए गए हैं और संविधान के भाग 4(a) में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। अब जानते हैं संविधान में 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में सजोना और उनकी पालना करना। तीसरा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। चौथा मूल कर्तव्य देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा कर्तव्य है सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना। छठा मूल कर्तव्य है हमारी समृद्ध विरासत की रक्षा करना और उसका संरक्षण करना। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना तथा जीवों के प्रति दया भाव रखना। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। नौवां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना।
11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। मूल कर्तव्य भारत नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का बोध कराते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। तो ये थे संविधान में 11 मूल कर्तव्य कौन से, उसके ऊपर डिस्कशन। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी को हस्तलिखित रूप में किसने सुंदर बनाया? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी नंदलाल बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन, ऑप्शन ए है माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 या ऑप्शन डी है वेवेल योजना। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन नंबर इसका बी है। अगली स्लाइड में हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक भविष्य के लिए प्रस्तुत योजना। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन के रूप में 3 मंत्रियों को भारत भेजा और इनका उद्देश्य था भारत में शक्ति का शांतिपूर्ण हस्तांतरण और संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार करना। और इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य आए थे और योजना का उद्देश्य भारत की एकता बनाए रखते हुए प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना था। इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ससर स्वीकार किया, जबकि मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में स्वीकार किया परंतु बाद में वापस ले लिया। और इस योजना के असफल होने के बाद ही देश में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 की घोषणा हुई। संघ की संरचना, एक यूनियन, एक संघ होगा तो 3 विषयों तक सीमित होगा, रक्षा, विदेश मामलों और संचार। से सभी विषय प्रांतों के पास होंगे। प्रांतों को 3 समूह ग्रुप्स में बांटा गया। समूह ए में मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा को रखा गया। और समूह बी में पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को रखा गया। और समूह सी में बंगाल और असम को रखा गया। अन्य प्रावधान, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों को संघ में शामिल होने का विकल्प दिया गया। 10 वर्ष बाद प्रांतों को संघ से अलग होने या नए संविधान की मांग करने का अधिकार था। यह योजना भारत को विभाजित किए बिना अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और स्वशासन सुनिश्चित करने का प्रयास थी। महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन योजना भारत में सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण असफल रही। और ये योजना स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव रखने का पहला प्रयास थी। तो ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। संविधान सभा की बैठकों के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की
और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कुल बैठकें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कुल कार्यकाल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कुल कार्य दिवस 165 दिन। संविधान सभा में कुल सदस्य 299 प्रारंभ में। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। प्रमुख समितियों का गठन। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख प्रारूप समिति थी। संविधान का मसौदा प्रस्तुत। संविधान का मसौदा 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान पारित 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, भारत गणराज्य बना। संविधान सभा की इन बैठकों ने भारत के भविष्य की नींव रखी और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें दिया। नेक्स्ट प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान के निर्माण की दिशा और उसके मूल आदर्श को तय करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया। प्रस्तुतकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत 12 जनवरी 1947। और इसी प्रस्ताव ने आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के रूप के मूल आदर्श की आधारभूमि तैयार की। इसमें से दोस्तों डेट इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रकृति को किसने अर्ध संघीय कहा? डॉक्टर बाबा साहब, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, केसी वियर या जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रकृति को अर्ध संघीय किसने कहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी केसी वियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? वो अब निरस्त। तो अनुच्छेद वहाँ पे था 370। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां या 104वां संविधान संशोधन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 101वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा लागू हुआ? 102, 103वें संविधान संशोधन, 104वें या 105वें? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है GST वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? 100वां संविधान संशोधन, 101वां, 102वां और या 99वां संविधान संशोधन? सही आंसर है 101वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये आज की क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल?
सही आंसर है दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों पार्ट 2 के 50 इम्पोर्टेंट MCQs। आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये हमारा कंटेंट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी नॉलेज गेन हो। और चैनल पे दोस्तों पहली बार अगर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और मेहनत को जारी रखें कंटिन्यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।